जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, लाइक का बटन कृपया दबाएं और हमें यूट्यूब पे जिंदा रखें। हमारे परम पूज्य सावरकर जी ने हिंदुत्व की एक व्याख्या दी है। असेतु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्चैव स वै हिंदू रीति स्मृतः। अंग्रेजों को भारत में अखंड 140 साल प्रयत्न करने में लग गए और आखिरकार अब जाके इन प्रयत्नों को यश अंग्रेजों को दिखाई देने लगा। वैसे मित्रों, आदिकाल से विश्व के सभी समुदायों का लक्ष्य एकमेव भारतवर्ष ही रहा है, ये हम अब जानते हैं। अब आकर्षण भी था, लालच भी थी, स्वार्थ भी था। आज भी देखिए, सीधी बात है, स्पर्धा किसमें थी? ट्रंप मामा चीन और रशिया में थी, ठीक है। लेकिन हमने एक बीच में एक छोटा सा उनको मामा को झटका दे दिया तो सारे गोरे, सारे यूरोप और अमेरिका के चर्च और ये हमारे इस्लामी पोपट है ना, ये इनका सबका छुपा एजेंडा सामने आने लगा। बस एक छोटा सा झटका। रशिया यूक्रेन के युद्ध को भारत के तेल का पैसा भारत के ब्राह्मण देते हैं। हाँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उस नोवियो भानुमति ने ऐसा इन लोगों का चर्च और इस्लामियों का कुंबा जोड़ा है। अब बताए, हमारे लिए तो बस हंसना ही बाकी रहता है। अब क्या करें इनको, इस झूठ को क्या करेंगे बताओ। फिर एक बार वही, हर बार मैं दोहराता जाता हूं, हमारे पूज्य रामधारी जी का सबका विवेक ऑलरेडी मर चुका है। अब तो सिर्फ उसके नीचे का पैदान बाकी है। बाकी स्टेप कोई बची नहीं है नीचे जाने की। गोस्वामी तुलसीदास ले लो, समर्थ रामदास दे दो, बार बार इन्होंने यही दोहराया है भाई कि विवेक मरने के बाद आदमी का अंतकाल निश्चित है। सिकंदर को भी आपने देखा होगा, भारत के सीमा पर जब सिकंदर आया तो अत्याचारों की शुरुआत उसने किससे की? ब्राह्मणों से ही की। वो खिलजी, गिजनी, घोरी, वहां से लेके पोप जॉन पॉल तक, क्योंकि पोप जॉन पॉल ने कहा था ना कि चर्च को 21वीं शताब्दी में सारा आशिया मुझको ईसाई बनाना है। ये पोप जॉन पॉल ने कहा था। अब तो मर गया, अब क्या बताएं वो क्या बोले उसके बारे में। लेकिन इतने वर्ष इन्होंने वो एजेंडा छिपाया। अब हमारा इंटरनेट के नारद मुनि आ गए और नारद मुनि ने इन सबको नंगा कर दिया और इनके टाई के पीछे का जो सत्य क्रूरात्मा है ना, उसको नारद मुनि ने सबके सामने रख दिया। मित्रों, फ्रेंचों को हराने के बाद अंग्रेजों को भारत में मराठा छोड़कर कोई दुश्मनी नहीं बचा था। आपने देखा होगा, पूर्व में बंगाल को तो वो पहले ही निगल चुके थे, थैंक्स टू हमारे भद्र लोग, जो अपने बुद्धिमत्ता का झूठा दंभ 18वीं शताब्दी में दिखा रहे थे। वैसे आज भी कुछ भद्र लोग के दुष्ट आत्मा बचे हैं जो अभी भी वही उसी नशे में घूम रहे हैं। चल, बंगाल के बाद अंग्रेजों ने बिहार में पांव पसारे, आसाम की पहाड़ी क्षेत्र तक में चाय के बागान बनाने तक वो पहुंच गए थे। बाकी तो आप सब जानते हैं, उत्तर भारत में बहुत सारे तो भारतवर्ष के इतिहास से ही शायद कट चुके थे। अकेला शेर हमें याद आता है, आदरणीय रणजीत सिंह जी। अब उसे छोड़ दे तो बाकी जितने भी पंजाबी है, अब पंजाबी
यानी मैं संयुक्त पंजाब की बात कर रहा हूं। ये सारे पंजाबी जितने भी संस्थान हैं उनका रवैया आप देख लो। वैसे राजपूत भी उनमें शामिल है, राजपूतों का भी कोई अलग रवैया नहीं था, उनको भी भारतवर्ष से कोई लेना देना तो था नहीं इस शताब्दी में। अब दक्षिण में भी अंग्रेजों ने पांव जमा लिए थे। अब भारत पे दावा ठोकना उनको आसान लगने लगा क्योंकि 140 साल की मेहनत थी। और यही कारण है मित्रों कि वो जो कल मैंने एपिसोड किया ना हैदर और अंग्रेजों पे, वो करना मुझे आवश्यक लगा कि भाई ये पीछे की जो बैकग्राउंड है वो आपको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि 1761 के बाद अंग्रेजों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। गार्डियन ने क्या लिखा था पता है ना? 2014 में गार्डियन ने लिखा था, अब जाके भारतवर्ष को आजादी मिली है। ये मेरा नहीं, गार्डियन का है, आप गूगल पे चेक कर लो। क्यों कहा था गार्डियन ने? गार्डियन तो ब्रिटिश अखबार है। ब्रिटिश अखबार ने 2014 में ये क्यों कहा था कि भारत आज स्वतंत्र हुआ है? बस जिनको रुचि है कारण ढूंढो। लेकिन 1761 में अंग्रेजों ने तकरीबन 2014 तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये न के न प्रकारेण वो सत्ता में रहे। 1761 के बाद लगभग 90 साल 100 साल के बाद और एक हमको भारतीयों को मौका आया था। अब वहां भी देखो, वहां भी केंद्र में कौन थे? नाना पेशवे थे, माता लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे। अब मीरत के अति उत्साही राष्ट्रवीरों ने गलत ढंग से लाल महल में घुस के बूढ़े निकम्मे को अपना नेता चुन के वहां पे बिठा दिया। अब क्या करे बताओ? हाँ, दरअसल बुढ़े का जो खानदान था वो खानदान का नाम इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमानों को एक साथ रखने के लिए योजना के जो शिल्पकार थे, ये मैंने जो नाम बताया आपको, उन्होंने बुढ़े को भी साथ जोड़ा था। असली बात ये थी। और ये कोशिशें तो आप जानते हो, ये तो लगातार ये चलती आ रही है, आज भी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच देखो, है ना, वो भी तो वही काम कर रहे हैं आज भी, हिंदू मुस्लिम एकता के। लेकिन वो मीरत में अधीरता से और बिना सोचे समझे लिया गया हमारे राष्ट्रवीरों का वो एक कदम था जो सीधा किसी को बिना पूछे दनाते दिल्ली की तरफ निकले। और वो दिल्ली में फिर बुढ़े के पास गए। क्या करते? उनको लगा, आप देखो मित्रों, 1857 में जितने भी चवन्नी छाप चिरकुट मोमिन है, जितने भी हैं, चाहे अवध ले लो, बंगाल ले लो, दक्षिण में ले लो, कहीं भी भारत में, सारे हरे झंडे के नीचे लड़े हैं। हजरत बेगम का आपने वो झंडा देखा ना, सबका झंडा अलग था। तो ये अकेले हिंदू मुस्लिम दोनों का स्वातंत्र युद्ध कहां से हो गया बताओ? हिंदुस्तान से मोमिनों का तब भी कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो अखंड आज भी गजवा ए हिंद ही करना है। 1857 में उन्होंने मौका देखा, आ गए अलतकैया करके स्वार्थ साधने। अब दूसरा क्या कहा जा सकता है? अब ये मुल्ला, वो बेगम, वो शाह, वो सुल्तान है। अभी इन्होंने क्या किया यार, बताए क्या किया इन्होंने? और उनके नाम से ये झूठा नैरेटिव बना के सबको थोर स्वतंत्र योद्धा इन भांडों ने बना दिया। बाद में हमारे बेचारे नाना तात्या टोपे, इन दोनों को एक सिपाही का दर्जा मिल गया था। किसी को मालूम है नाना पेशवे कहाँ, उनका निधन कहाँ हुआ पता है? बाद में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। तात्या टोपे का क्या हुआ?
60-70% लोगों को नहीं मालूम। अब बताइए, लेकिन बेगम हजरत है, वो फैजाबाद का मुल्ला है, इनका नाम ले लो, इनके पूरे 10 पीढ़ियां आपको मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप समग्रता सा ये 1857 के युद्ध का अभ्यास अगर करोगे तो आप देखोगे कि कितनी बार हिंदू मुस्लिम नेताओं में भावी योजना पर बात हुई है। एक बार भी नहीं हुई, बस एक ही बार नाना से अवध से वो मुसलमान आए थे, बस एक बार। पूरे स्वतंत्र युद्ध के 1.5-2 साल में एक बार नाना से मिलने वो सारे, और वो भी सैनिक मुसलमान आए थे। सुल्तान, नवाब, कोई उसमें से कोई नहीं आया भाई, संस्थानिक भी नहीं आए। और ये सारे जो चवन्नी छाप है ना, वो अपनी अपनी मंद बुद्धि से अपने अपने यहाँ पे लड़ रहे थे। कानपुर ले लो, प्रयागराज ले लो, आरा ले लो, दिल्ली ले लो, अवध ले लो, सीतापुर ले लो, बस आप शहरों के नाम गिनते जाओ और उनका जो इतिहास है वो आप देखते जाओ, आप सभी को एक तरफा इतिहास लिखा हुआ मिलेगा। हिंदू मुस्लिम एक साथ कभी भी नहीं थे, नहीं रहे और नहीं होंगे। आज के पाकिस्तान का वो सिंध ले लो, बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान का पंजाब ले लो या केपी की ले लो, भाई वहां के जो लोग हैं वो उम्मीद के लिए वो झगड़ तो रहे थे, लेकिन किससे? हिंदुओं से। अंग्रेजों के जूते का तो पानी पी रहे थे वो लोग सब मिलके। अंग्रेजों का पूरा सहाय किया पठानों ने, लाहौर के नवाबों ने, जो रियासतदार, अमरकोट हो गया, आगे सियालकोट हो गया, क्वेटा का हो गया, सब वो सभी नवाब सुल्तान जो थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे भाई। हिंदुस्तान से उनका किसी प्रकार का रिश्ता ही नहीं था या वो रखना नहीं चाहते थे। लेकिन आज भी हमारे सद्गुण विकृति पालने वाले कुछ भांड गुलाम हिंदू है, उनके आंखों में पानी आता है। ओ जी देख लो, ओ जो मोदी ने मानवता के चलते तो बाढ़ग्रस्तों की मदद करनी चाहिए थी। इतनी नफरत ठीक नहीं है योगेश भाई, इतनी नफरत आदमी को नहीं पालना चाहिए। हाँ, अरे मेरे भाई, कर्म सिद्धांत को मानते हो ना? बस मानते हो तो फिर काल आय तस्मै नमः भी बोलो। आज भी मित्रों आप ऑब्जर्व करो, आपके सामने मोमिन तो आ जाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में तो हमारे सामने मोमिन बहुत कम आते हैं आज भी, लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत में मैंने देखा है कि भाई आते जाते मोमिन के सामने आना पड़ता है। अब जो सामने वाला मोमिन है ना, तो मित्रों जरा उसकी बॉडी लाइन देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करिए, उसका बर्ताव आप देख लीजिए और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। काम धंधा कोई भी हो, वो फल बेचता हो, चप्पल सीता हो, मोची हो, या फिर जो भी हो, काम कुछ भी हो, वो आपके साथ कभी भी था ही नहीं, ना होता है। आप देख लो, सांप और नेवले का साथ एक साथ रह सकते हैं क्या? सांप नेवले, वो तो ये भांड पौरुषत्व गमा चुके, ये वोक बुक्कड़ सेक्युलरवादी है ना, ये अब मनुष्य को भी टेस्ट कर रहे हैं, क्या बताए। चल छोड़ो, अवध की रानी का मैं जिक्र कर रहा था, ये अवध की रानी कहाँ मरी? नेपाल में राजाश्रय लेके मरी। लेकिन वो भी राजाश्रय राजाश्रय जिसने दिया वो भी तो भाई हिंदू राजा ही था। उस वक्त भी गल्फ था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, उस समय भी रियासतें, इस्लामिक रिपब्लिक रियासतें तो थी ना, वहां क्यों नहीं गई है? और वो क्या बोलूं अब अवध की बेगम के बारे में,
और तवायफ से हमारे कला प्रेमी वाजिद अली शाह की ये बेगम। चलो उसके प्रोफेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, तवायफ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी मानसिकता में उसकी बताना चाहता हूँ कि भाई तवायफ बन के रही थी। उसके बाद में वाजिद अली ने उसे नाचते हुए देखा, अच्छी लगी, और उनका क्या अच्छी लगी, बस निकाह मना लिया, ऐश शुरू बेगम की। तो बेगम ने ना कभी तलवार हाथ में ली थी, ना कभी राज्य कारभार किया था, न राजनीति को कोई जानती थी। उसे स्वतंत्र सेनानी बता दिया। बताओ, मेरे वीरांगना के एक 10-12 एपिसोड है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कृपया वो जरूर सुने। भाई, अपने पति के खोने के बाद इस तवायफ बेगम के लिए कौन लड़ी थी? लोगों को नाम भी नहीं मालूम। पता नहीं ये एनसीईआरटी में अब बदलाव होगा, कब होगा। रक्त कमल के नाम से गांव-गांव में संदेशा कौन पहुंचा रहा था, और किसकी ये योजना थी? मोमिनों की थी क्या, या मोमिनों ने हर एक गांव में जाके ये संदेश पहुंचाया था? बताइए। नहीं मित्रों, शुद्ध नाना पेशवे की ये योजना थी, और उसके तहत नाना सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तात्या टोपे के साथ नर्मदा नदी के तट पर कौन था जब तात्या टोपे और उनके हमारे राष्ट्रवीरों ने घोड़े हथियार डाल के नर्मदा नदी में छलांग लगाई थी? कौन थे उनके साथ? कोई मोमिन था? कोई नहीं था मित्रों, कोई नहीं था। हाँ, वो मुसलमान कहते हैं कि हमारा बांदा का नवाब उनके साथ था, और बड़े शातिर तरीके से उस नवाब का इतिहास छुपा देते हैं। अरे भाई, उसकी रगों में हमारे बाजीराव का असली खून था। तो वो एक तरफ से वो बांदा का नवाब जो था ना, वो पेशवे का वंशज ही था ना। खून खोलता है यार, खून खोलता है। जब 1857 के अपयश के बारे में सुनता हूं और पढ़ता हूं ना, क्या बताए। अब कितने, तकरीबन 70 एपिसोड मैंने किए हैं 1857 की स्वातंत्र्य युद्ध पे। इत्यंभूत जानकारी जो मेरे पास उपलब्ध है, इत्यंभूत जानकारी मैंने दी है। मेन 4 ब्रिटिश अफसरों की आपबीती, वो पुस्तक मैंने पढ़े, और मूल आधार लिया पूज्य सावरकर जी की पुस्तक 1857 का, क्योंकि यही एक 10-12, वैसे तो 100-150 के ऊपर पुस्तकें हैं 1857 में, लेकिन ये मेन जो वो युद्ध में लड़े हैं, गोडसे गुरुजी जैसे अब युद्ध में लड़े नहीं है, लेकिन जिस दिन झांसी शहर में बवाल हो गया और युद्ध छिड़ गया, उस दिन गोडसे गुरुजी झांसी की बाजार में युद्ध देखते हुए छिप गए थे। अब बताओ, युद्ध देखते हुए छिप गए थे। माझा प्रवास के नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी है। अब वो पढ़ के, सबको संपादित करके मैंने वो 70 एपिसोड किए हैं। आप कृपया, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हृदय की गहराई से विनती है मित्रों, वो स्वतंत्र युद्ध 1857 के मेरे 70 एपिसोड आप जरूर सुनो। और अब चलो, हैंडलर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक क्या बताएं, लेकिन एक है जो अक्सर मुझे गाली देता है कि भाई ये प्रमोशन मार्केटिंग, खुद को पिच करने का प्रयास है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम बाकी जितने भी हमारे 100-150 अभी जो सुनने वाले श्रोते हैं, उनके मन में कभी भी नहीं आया कि भाई मैं मेरा प्रमोशन करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, पिचिंग करता हूँ। ये ऐसे सड़क छाप विचार किसी के मन में आए भी नहीं है, और आएंगे में मुझे कॉन्फिडेंस है उनसे।
और आगे की बताऊं, मैं उनके लिए ये करता भी नहीं हूँ। हाँ, मेरा काम आप भी चल रहा है भाई, परिवार का पेट पालता हूँ, खुश हूँ, बस यही इच्छा है कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन है ना, सबको हमारा सच्चे इतिहास की जानकारी हो सके, बस यही मेरा लक्ष्य है। साला शोरूम में आप जाओ, बस गाड़ी की चाबियां हाथ में ले लो, तुरंत डिप्रिसिएशन का मीटर ऑन हो जाता है। ये है भौतिक सुख की कीमत। गाड़ी में बैठो भी ना, गाड़ी की चाबी सिर्फ ले लो, डिप्रिसिएशन शुरू, डन 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 डन, बस इसे सुख मानते हो? वो टेंशन आता है, वो ये सुन के टेंशन आता है। अब जाते जाते और एक भी बात मुझे बतानी है कि मेरे जो भी सुनने वाले हैं ना, वो सारे अब पुरुष वर्ग बचे हैं। अब दुर्भाग्य कहे क्या कहे इसे मुझे पता नहीं है, लेकिन श्रोता वर्गों में आज महिला 0.01% भी नहीं बची हैं। पता नहीं, शायद मैं ज्यादा गाली देता हूं इसलिए, या मैं जो इतिहास बोल रहा हूं वो अब उनको सड़ा हुआ लगता है इसलिए, पता नहीं। आप भी आकलन करने की कोशिश करें, मुझे तो समझ नहीं आता। वंदे मातरम।